Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सोहा अफजल एंड यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और मेरे साथ हमेशा स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। लेकिन उनके पास जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको अगर रोज़ाना की बुनियाद पर भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं तो आई थिंक बहुत सारे कलर्स जो हैं वो मिस हो जाएंगे। लेकिन सबसे गहरा रंग जो है आजकल वो सियासत का है। कल अगर बात की जाए कानूनी महाज पर तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा कानून हुकूमत की जानिब से पास किया गया जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि पंजाब में होने वाले इंतखाबात और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की सियासत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन खैर इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। शुरू में थोड़ा सा ना ये सियासत का तड़का देना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, बिकॉज आज दिन रात दोपहर शाम जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो है सियासत। और ये सियासत जो है वो कहाँ जाके रुकेगी या रुकेगी भी नहीं रुकेगी, कहाँ मोड़ लेगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन लाहौर की सियासत का थोड़ा सा टच तो मैंने आपको दे दिया। अब इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस्लामाबाद घुमाएं फिराएंगे हमें हमेशा की तरह हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? कैसा है इस्लामाबाद? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद वैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि लाहौर में सियासी गहमा गहमियाँ जो हैं ज़्यादा, और फोकस भी लाहौर पे, तख्त लाहौर पे ज़्यादा रहा है। चाहे हम माजी की बात की जाए, मुग़लों के दौर की बात की जाए, अंग्रेज़ों के दौर की बात की जाए, सिखों के दौर के, तख्त लाहौर हमेशा ख़बरों में रहा है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन ये कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से बड़ी खूबसूरत जो है कमाल की हल्की फुल्की बारिश हो रही है और ठंडी ठार हवाओं का रुख इस तरफ, तो इसलिए सियासी गहमा गहमियाँ लाहौर की तरफ हो गई हैं। और आपने तो फरमाया कि सुबह के वक्त हम चाहते हैं कि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें, लेकिन सियासत का ये तड़का लगाना लाजिम है। और फिर आपने सियासत की बात की तो ये जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि 2 प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी बात इस वक्त की जा रही है और दोनों तरफ बड़ी तेज़ी चल रही है कि हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए। और वो प्रोजेक्ट आपको पता है कि नई जनरेशन है, नई नस्लें हैं और आने वाले वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ के लिए और आने वाले जो है इक़्तिदार की दौड़ में दोनों हैं। लेकिन इख्तिलाफ की बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को लॉन्च किया, सी बड़ी मजबूत बनाई उसकी, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि वो लोग जो, चाहे वो साउथ पंजाब से या दीगर लोग या फिर बलूचिस्तान की बात की जाए, वो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर सरदार वडेरे होते हैं जिनको वोट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे मामला जो हैं वो तय हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इख्तिलाफ सिर्फ एक वजह पे भी सामने, और वजह ये है कि इलेक्शन एक तरफ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें चाह रही है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर के में ही हो, बल्कि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो नून लीग है वो थोड़ा इख्तिलाफ इसलिए कर रही है क्योंकि ग्राउंड इस वक्त मुनासिब नहीं है उनके लिए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का जो शो था वो बिल्कुल फ्लॉप था और वो ऑलरेडी, वो रिपोर्ट भी ऑलरेडी ऊपर तक गई है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही कि मामला को मजीद डिले किया जाए। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ पास एक खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का वक्त है। एक तरफ पूरे पहलवान को आपने अखाड़े से हटा दिए और दोनों हाथ उसके आपने बांध लिए हैं। अब ये छोटे मोटे पहलवान, इनसे लड़ना जो है ज़रदारी साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने नोट किया है व्यूवर्स, अगर हम हरमीत से बात कर लेना तो अगर सियासत पे बात हो जाए तो हरमीत की ब्रेक लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक पूरा डिटेल सेगमेंट तो आपने करना है, लेकिन हरमीत पाजी आपको पता है शो के अलावा जो फील्ड में रहते हैं, अगर वो इस्लामाबाद की बात की जाए या लाहौर की बात की जाए तो उनकी सराउंडिंग्स है, ऑब्वियसली वो फील्ड में रहते हैं तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इस हवाले से उनका, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता होती हैं या हमेशा ऐसी बातें वो ऑन स्क्रीन करते हैं जिसको करने के लिए मुझे लगता है कि न्यूज़ एंकर्स को या प्रोग्राम होस्ट को काफ़ी करेज चाहिए होता है। सो ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने ज़रा तारीफ़ भी करनी थी प्रोग्राम के आगाज़ में, ऑल दो कि हमने आपकी तारीफ़ कर दी और फिर मुतालिया भी इनका बहुत ज़्यादा है, पढ़ते भी बहुत है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं मिस कर रही हूँ, पहले अब्दुल रऊफ साहब थे और अब हरमीत अक्सर मुझे कहते हैं सोहा ये पढ़ा करो, सोहा इसको स्टडी करो, ये बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त सुनाते हैं। तो आप भी प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे लगता है कि इस चीज़ को, क्योंकि हम जो चीज़ें लेकर आते हैं या मेरी टीम जो चीज़ें लेकर आती है पूरी दुनिया से, वो एक्चुअली बेस ही इसी चीज़ पे करती है कि अगर आप मुताला करते हैं, तगदो करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हमारे एडिटोरियल के सेगमेंट में, मतलब आज के प्रोग्राम में शुरू का सेगमेंट जो हमने करना होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ ऐसी खबरें लेके आएं जो आपको ज़रा चौकन्ना कर दें या आपको थोड़ा सा हिलाएं या वेकअप कॉल दें भी कि सुबह उठे आपने भी कुछ करना है ज़िंदगी में और आपने भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने से, चले कुछ भी नहीं तो अपनी ज़ात के लिए तो कुछ ना कुछ करना है। पहली खबर हमने आपको देनी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी खबर ये कि अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग, ऑल्दो सियासत के मैदान में तो हो ही रही है, वो तो रुक ही नहीं रही। पता नहीं किसकी गेम ऑन है, किसकी गेम ऑफ है और कौन अभी पेविलियन वापस जाएगा। लेकिन अभी ICC के चेयरमैन जो है और उसके अलावा अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की बात की जाए
तो वो लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर की हैपनिंग की हम बात कर रहे थे हरमीत पाजी, आज आप हमें जेलस नहीं कर सकते बिकॉज इस्लामाबाद का मौसम अच्छा होगा तो होगा, लेकिन लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा है। मतलब सुबह उठ के अगर आप फील करें कि मौसम अच्छा, फिर आप कहें ओ माय गॉड इट्स मई, लेकिन मई में जो मौसम हमें याशी करा रहा है। और फिर अगर लाहौर की हैपनिंग की बात करें, वो सियासत थोड़ा टेम्परेचर ऊपर करती है, लेकिन इस तरह की जो हैपनिंग है, मतलब आईसीसी के चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और उनको बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। कुछ अहम डिसीजंस जो है जो लिए जाएंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो लाहौर भी पहुंच गए हैं। और एशिया कप की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपको पता है इस हवाले से हमने काफ़ी खबरें दी और काफ़ी इस हवाले से बातचीत भी की है। लेकिन ऑल दो हरमीत, मुझे लगता है कि खेल एक वाहिद वो चीज़ है जो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट आपको करती है अगर हमारी आवाम के अटेंशन को डाइवर्ट करना हो। आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम देखें तो क्रिकेट के हवाले से खबरें बड़ी ज्यादा आ रही हैं, और एक तरफ एशिया कप इस वक्त ज्यादातर जो है उस पर ज्यादा आलमी मीडिया की निगाहें भी उसी पर है और हमारी भी उसी पर है। और फिर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की जानिब से बारहा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और कहीं ना कहीं मैं गलती इसलिए कहूँगा कि हमारे यहाँ कोशिश की जाती है, माजी में बड़े ज़बरदस्त किस्म से हमने पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया, बड़ा अच्छा मैच गया, लेकिन अचानक जब ये मामला आता है, सियासी मामला आता है, तो उसमें एक गेंद हमने फेंकी, और वो ये थी कि मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी बड़ी ज़्यादा, और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर भारत ने कोशिश की मीडिया में, और फिर उसने जाके यही जो है इस मौक़िफ़ को अपनाया कि भाई हाँ, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नजम सेठी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के स्टैंड लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के हक में आ रहे हैं। और एक और चीज़ पाकिस्तान के हक में आ गई हरमीत, अगर हम क्रिकेट की इतनी बात करते हैं बट ऑल दो अपने नेशनल गेम को भी हम नहीं भूल सकते। लेट्स टॉक अबाउट हॉकी, क्योंकि हॉकी के लिए पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की हम बात करें, और अगर हम इस अपने ऑब्वियसली वैसे हम प्रोग्राम के आगाज़ में या अपने दिन के आगाज़ में इस तरह की बातें करना मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन जो भी ज़बूहाली का शिकार हमारे इदारे हैं, खा वो क्रिकेट का हो या हॉकी का हो, उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, एक्सपेंडिचर्स ना होने के बावजूद और तमाम ट्रेनिंग सेशन कम होने के बावजूद, फंड्स ना होने के बावजूद, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया है, ये क्रेडिट उन तमाम इदारों को जाता है, उन ट्रेनर्स को जाता है जिन्होंने इतने कम वसाइल में भी पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन किया है कि अब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है। सो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेस फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक कि आप जाएं, और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया यहाँ तक तो आगे भी कर लेंगे, और आगे भी इंशाल्लाह आप जरूर जीतेंगे। तो एक और क्रेडिट हमारे बहुत अच्छी खबर है सुहा। अगर नामुनासिब हालात में भी अगर आप, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, और मैं इन खिलाड़ियों को दाद देना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है, बड़ा कवर किया है ग्राउंड पे इन सारी चीज़ों को, तो इनके साथ जो कुछ होता है, फंडिंग की कमी है, फिर ऊपर आपने इदारों की बात की, मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर चुके हैं। हॉकी इस वक्त जवाल पजीर है और उस पर फोकस ही नहीं किया जा रहा। हालांकि हॉकी के हवाले से हमारा एक नाम था पूरी दुनिया में, हमारा सिक्का बोलता था, लेकिन फिर जवाल इस किस्म का शुरू हुआ, इस किस्म का फंडिंग का फुकदान को, उसमें करप्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मंजरेआम पर आई। लेकिन ये नौजवान जितने भी हैं बड़े मुश्किल हालात से ये निकलते हैं, दौड़ धूप में जाके ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने की एक अलग सा जज्बा इनके अंदर होता है। तो मैं समझता हूँ कि हेड्स ऑफ फॉर दीज बॉयज़, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये फिर भी मेहनत और लगन से पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर लगे हुए हैं, बगैर किसी बड़े सपोर्ट्स के, बगैर किसी बड़े स्पॉन्सर के, और ये अपनी मेहनत से आगे निकल रहे हैं। और आपको पता है यही नहीं है, अभी अगर हम अपने टॉप स्टोरीज की बात करें तो आपको पता है गुड मॉर्निंग पब्लिक की टॉप स्टोरी मतलब पूरे 2 घंटे में आपकी सेहत को और आपके प्रॉब्लम्स जो बालों को लेके हों, आपके फेस को लेके हो, मौसम को लेके हो, तिब की अगर हम बात करें, इंस्पिरेशनल और सक्सेस स्टोरीज की बात करें, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमने किसी का आर्ट दिखाना हो, तो इस प्लेटफॉर्म को हमने हमेशा यूटिलाइज किया इसलिए कि वो तमाम यंगस्टर्स जो टैलेंटेड हैं, जो आर्ट रखते हैं, हमेशा ये गिला करते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। तो इसके अलावा अगर आज के टॉप स्टोरीज की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमने आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करनी है। एक ऐसी आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे जो हिजाब के ऊपर खूबसूरत से आपका नेम, वैसे आजकल हरमीत इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो हिजाब हो, समटाइम्स स्कार्फ्स होते हैं, समटाइम की चेन और इस तरह के वॉलेट्स, उस पर आप नाम बहुत लिखवाते हैं शौक से। तो कस्टमाइज ये काम करती हैं और कितनी खूबसूरती से लिखती हैं, तो उसका भी आज के प्रोग्राम में बड़ा अहम किरदार होगा। इस पर मुलाकात कराएंगे। सवात से एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा, लेकिन वो रिपोर्ट क्या होगी
इस हवाले से आपको थोड़ा सा ये सेगमेंट देखना पड़ेगा, यू हैव टू गाइज वेट। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करनी है। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हमारे मसाइल जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हरमीत, आंखों के मसाइल आपने देखा होगा, पहले तो कोई ज़्यादा एज होती थी तो आपको ऐसा आईसाइट आपकी वीक होती थी और आपको ग्लासेस लग जाती थी। अब मेजॉरिटी ऑफ जो मैं देखती हूँ हरमीत, छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम की वजह से उनकी आंखें इतनी खराब है। छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं कि वो ओ माय गॉड, अगर वो हम बड़े लगा ले तो हमें आम एक दफा घूम जाते हैं कि ओ माय गॉड इतनी ज्यादा माइनस में जा रही है। आपको याद होगा सोहा, पूरी क्लास में हमारे पास जो होते थे ज्यादा जो पढ़ाकू बच्चे होते थे उसमें एक दो बच्चा जो एक आदत या दो आदत बच्चे आपको ऐसे मिलते थे जिनको हम बड़े तंग भी किया करते थे, बड़ी मस्तियां भी उनके साथ होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्लास में, आप जिस क्लास में भी आप जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 4-5 बच्चे जो हैं या 10 बच्चे ऐसे होंगे जो विदाउट ग्लासेस होंगे। बाकी हम ये तादाद अब बढ़ती जा रही है और ये यकीनन तशवीशनाक है। मेरे ख्याल में ज़्यादा मोबाइल और टेलीविज़न स्क्रीन और दीगर ऐसी चीज़ें और बाहर की एक्टिविटीज़ ना करने की वजूहात शायद उसमें भी शामिल हैं। तो इसके क्या क्या नुकसान आते हैं, इस पर थोड़ी सी आज रोशनी डालेंगे और आपने इस प्रोग्राम के सेगमेंट में डू वॉच इट आउट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम होगा। सो इसके बाद इंटरेस्टिंग खबरों की बारी है, यानी डेली डोज की। तो आज का ट्यूसडे डेली डोज क्या होगा इस पर हम बात करेंगे, यकीनन करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट और आप मंडे ब्लूज से निकल आए होंगे। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं और हरमीत भाई तो मंडे ब्लूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ विनिंग ब्लू टू और मैंने भी ब्लू पहना हुआ है। तो आप, मुझे लगता है कि अगर मंडे ब्लूज से निकल आए और अगर नहीं निकले तो मैं आपको वेकअप कॉल दे दूँ कि इट्स ट्यूसडे भाई, ऑलरेडी एक दिन गुजर गया पूरे हफ्ते का। तो इस हफ्ते में आपने जो जो काम करने हैं वो कर लें, क्योंकि वीकेंड किस तरह से आ जाता है फौरी हमें पता नहीं चलता। हमने खैर रोज़ाना शो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हरमीत भाजी हमें अब इस चीज़ को फील करना चाहिए कि पता नहीं शायद क्लाइमेट चेंज दुनिया को बहुत बड़ा मसला है। तो मई में एक तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया और दूसरा फिर टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। तो टाइम भी मतलब वो वाला नहीं रहा जो बचपन में था। फिर समर वेकेशंस भी हो गई हैं, बच्चों को भी छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो आप ये सब कुछ करें बिकॉज इट्स लाइफ एंड इट्स फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ फ्लेवर्स। तो इसको सेलिब्रेट करें जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। डेली डोज में आपको सबसे पहले जो हमने खबर दे रही है वो बड़ी पढ़ी लिखी खबर है। मतलब इतनी पढ़ी लिखी खबर है कि आप खुद तो पढ़ते हैं लेकिन आपके साथ साथ आपके पेट्स जो हैं वो भी, आप, मुझे लगता है जो घर में पेट रखते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ पेट्स जस्ट लाइक बेबीज। मतलब आप उनको बच्चों की तरह पालते हैं, सिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगी कि एक बच्ची जो कि माजूर है, अमेरिका से उसका ताल्लुक है। अब वो यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज जहाँ पर वो जाती हैं वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट वो जाती रही, पढ़ती रही, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है वो हमेशा अपने पेट को साथ लेके जाती थी, जो उनकी काफ़ी मदद भी करता था। मतलब बहुत सारी चीज़ों में उनकी मदद करता था। अब जब उनको डिग्री मिली है अपनी कॉलेज से, तो आपको पता है डिप्लोमा सिर्फ उसको नहीं मिला, उसके साथ साथ उसके कुत्ते को भी मिला है। मतलब अगर हम इस पेट की बात करें तो ये डिप्लोमा इस पेट को भी मिला है। और आपको पता है जो पूरा एक कॉन्वोकेशन का सीन होता है ना हरमीत पाजी, अगर आप वो पिक्चराइज जो उन्होंने ये वीडियो शेयर की है वो देखें कि कितने आराम से वो स्टेज पे जाते हैं। अच्छा, वो उसके बाद जो डिप्लोमा है उसको होल्ड करता है मुंह के अंदर और उसके बाद फिर कैमरे को अपनी शक्ल दिखाता है कि जस्ट लुक एट मी, या मेरी पिक्चर खींचो अच्छी सी, और उसके बाद फिर वेव ऑफ करके आराम से स्टेज से नीचे उतर जाता है। तो डिप्लोमा इनको भी मिला है, कुत्ते भी पढ़े लिखे होना शुरू हो गए। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है सुहा, और आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने जब भी देखा है और ख़ासकर कुत्ते के हवाले से बात की जाती है, ज़्यादा पेट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन इनकी वफादारी और फिर मालिक के साथ वफादारी की किस्से कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद पर्सनली जो है हमारे घर में मेरे छोटे भाई ने रखा हुआ था, तो फिर यही होता था कि जब हम विसाखी के लिए जाते थे, गाँव से दूर जाते थे, तो वो हमें 2-3-4 किलोमीटर तक छोड़ने आता था और फिर जो आंसू उसके आंखों से टपक आते थे, यकीनन वो बड़े दुख भरे वो भरा सीन होता था। लेकिन आपने तो फरमाया कि इस वीडियो में अगर हम देखें, लेकिन ये बड़ी बात है कि इंतजामिया ने इस चीज़ को भी भांप लिया कि नहीं, मालिक की बड़ी हेल्प इसने की है, तो मालकन की हेल्प तो बाकी में हम इसको भी डिप्लोमा दे देते हैं। और खुशी बाकी में इंतहा की है। अगर आप वीडियो में देखें तो भाई वो भी इसी तरह सेलिब्रेट कर रहा है जिस तरह मालकन सेलिब्रेट कर रही है डिग्री, और इसी तरह डिप्लोमा वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत मज़े की वीडियो है। और आपने दोस्त फरमाया कि बच्चों की तरह अगर आप इनको ट्रीट करते हैं तो वो वाकई में आपसे उसी तरह मोहब्बत से पेश आते हैं जितनी मोहब्बत आप उनको देते हैं। लेकिन अरमीत आप ये देखें ही इज़ वेरी ट्रेंड। मतलब आप देखें कि वो जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब वो जाती हैं डिप्लोमा के लिए तो उनकी मदद भी करता है। मतलब चूँकि आप देख रहे हैं कि वो माजूर है,
तो उसको इस तरह से ट्रेन किया गया है उनके पेट को कि वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लाइक नोट्स में, क्लास में आने में, जाने में, और जो भी कॉलेज में काम होते हैं, ऑल दो इन तमाम चीज़ों में। अगली खबर पर चलते हैं। आज हमारे पास सारी खबरें हरमीत पाजी बड़ी पढ़ी लिखी खबरें हैं, और खबरें भी ऐसी पढ़ी लिखी हैं कि हम भी सोच रहे हैं ऑन द लाइटर नोट तो खैर हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि कौमों की तकदीर अगर बदलनी हो तो तालीम से बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती, जिस पर हमारा फोकस, वो चाहे बजट को लेके हो या हमारे मेयार को लेके हो, हमारे निसाब को लेके हो, कंपैरेटिवली हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस पर काम करने की। लेकिन ये बच्चे की खबर हमने आपको देनी है। 12 साल ये बच्चा है हरमीत, और इसने गेस व्हाट 5 डिग्रियां एक साथ इकट्ठी की, और मतलब ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिए। कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र में। मतलब अगर आप अपने निकाले तमाम सर्टिफिकेट हरमीत पाजी, तो वो मैट्रिक का निकाल लें, इंटर का निकाल लें, ग्रेजुएशन का निकाल लें, कोई 20-22 साल उम्र तो हो ही जाती है सारी डिग्रीज इकट्ठी करने में, जो कि हमने टाइम रेगुलर गुजारा है, जो कि हर किसी का गुजरता है। लेकिन ये 12 साल बच्चा है, 9 साल की उम्र में हरमीत उसने स्कूल छोड़ दिया, बिकॉज वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसको बहुत सारे बच्चे जो उसके साथ पढ़े होते थे, उसको लगता था यार ये तो मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ। कॉलेज में गया तो इनिशियली इसके पेरेंट्स ने और टीचर्स ने ये खदशा जाहिर किया कि हो सकता है बच्चे इसको एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज उन बच्चों की उम्र ज़्यादा है और ये 12 साल का है। लेकिन उसको एक्सेप्टेंस मिली, उसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद 2 साल जब कॉलेज की डिग्री मुकम्मल हुई तो उसने BS यानी जो ऑनर्स होता है 4 साल, उसके लिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड गेस व्हाट कि उन्होंने 12 साल की उम्र में 5 डिग्रियाँ हासिल करके ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। IQ लेवल बहुत ज़्यादा होगा इसका। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और आपने दुरुस्त फरमाया इस बात को कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी या किसी ख़ानदान ने तरक्की करनी, किसी घराने ने तरक्की करनी, तो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर आपको इस तमाम तरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे मसाइल के साथ उठते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी तमाम तरह सहूलियात पहले से दी गई हैं और दी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि छोटी सी उम्र में 5 डिग्रियाँ, वाकई में अगर उम्र को देखें तो उम्र खेलने कूदने की है, लेकिन बच्चे की जहानत को आप देखें कि इस उम्र में भी 5 डिग्रियां उन्होंने हासिल कर ली हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ी लिखी खबर मैंने पहले ही कहा था ना, तो आप भी इस बात को सोचें कि अगर समर वेकेशंस आ गई हैं तो समर्स में अच्छा काम करें, और समर्स के बाद जो स्कूल में आपने कम बैक देना है ना, तमाम बच्चों ने वो अच्छे तरीके से कम बैक दें। जो कम पढ़ते हैं वो इस बात को मान लें कि, वैसे मेरे अब्बा हमेशा इस बारे में हरमीत ये कहते हैं पढ़ाई के मामले में कि दुनिया का हर नखरा बर्दाश्त है, लेकिन तालीम का कोई नखरा नहीं, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और मतलब यही जो कल करे सो आज कर, जो आज करना है सो अभी। तो अभी से समर वेकेशन के आगाज में अच्छा पढ़ना शुरू कर दें, ताकि लाइक फाइक हो गए समर वेकेशन के बाद आप पहुंचे। ऑल दो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बड़ी सुरीली सी खबर है, सुरीली भी कह सकते हैं और फुल ऑफ म्यूजिक भी कह सकते हैं, वैसे वो फुल ऑफ कलर्स भी है। आप देखें तो सही ना। अब इस परिंदे से आपकी मुलाकात करानी है, इसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसकी खासियत क्या है? एक तो वैसे पहले जो खासियत में जो खबर है वो बाद में बताऊंगी, जो मुझे खासियत देखने में लग रही है कि इसके ऊपर कलर्स कितने प्यारे हैं, मतलब फुल ऑफ कलर्स, और कलर्स भी सारे ऐसे जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रंगों का मिक्सचर है। लेकिन हरमीत ये 25 धुनें एक साथ चहचहा सकता है। तो पहले सुन लेते हैं, आप भी सुने और उसके बाद फिर कमेंट करते हैं इसमें। देखें जरा। अरे वाह, अच्छा हरमीत आपका तो मुझे पता नहीं, आई गॉट कंफ्यूज कि भाई ये कौन सी आवाज़ जो है वो, मतलब मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें निकाल रहा है और मुख्तलिफ चीज़ों की भी, मतलब ये तो पूरा म्यूजिशियन है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि परिंदों का पूरा मौसीकार है, मतलब इनके पास जो पूरी म्यूजिक की इंडस्ट्री इन्होंने संभाली है परिंदों की। आप लेकिन ये देखें ना, ये कुदरत के करिश्मे हैं। और फिर अगर हम देखें मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स, आप इसको देखें, यहाँ मुख्तलिफ बर्ड्स हमारे सामने जब आते हैं कलरफुल, और फिर वो जब और तहलीक है रब की, तो आप देखें कि मुख्तलिफ एक ही मुख्तलिफ टोन जो हैं उसी अंदाज में फिर उस मौसीकी को तरतीब देना, मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ी मेहनत की इस परिंदे ने। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा खूबसूरत है, और मुख्तलिफ वैसे भी चहचहाना पर आस पास अगर हम देखें, जब ये चहचहाट आप सुनती हैं या हम सुनते हैं तो वाकई में इसका एक अलग अलग मज़ा है और इसकी एक अलग धुन है।
लेकिन आप मिस कर देंगे। अगर आप सुबह उठ के परिंदों की चहचहाट नहीं सुन सकते तो इसका मतलब आपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। और इसका सबसे बड़ा मसला आजकल हमारी ज़िंदगी में इसलिए बिकॉज हमारी सुबह ही 12 बजे होती है। तो ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग को बेहतरीन बनाने के लिए कुदरत के करीब रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट गिव अ ट्राई एट वंस, कभी ना कभी इस चीज़ को ट्राई करें, आपको सुबह उठ के बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटा सा मैसेज प्रोग्राम में, लेकिन हमने अब लेनी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासत में कल कानूनी महाज पर एक अहम तब्दीली का अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि पंजाब में होने वाले इंतखाबात भी मुतासर हो सकते हैं या उस पर असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने जो कानून कल पास किया है उसके मुताबिक देखा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन जो है उनकी सियासत पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं, और जहांगीर तरीन जो है वो नई पार्टी की तश्कील के काफ़ी करीब पाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है। खैर, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या होने जा रहा है, पीटीआई पार्ट 2 और समथिंग एल्स? नहीं, वो पीटीआई का तो मसला अब दूसरा हो गया है। वो 9 मई के बाद मुल्क के हालात, जैसे कुछ लोग कहते थे कि 28 मई जब हुआ था तो हमारे एक बहुत बड़े शायर शहजाद अहमद साहब थे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, साइंस को भी पढ़ा हुआ था, फलसफे को पढ़ा हुआ था, किताबें भी उन्होंने इस मौजूद पर लिखी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख अब 2 हिस्सों में लिखी जाएगी। वो फिक्रे भी बड़े अच्छे बोला करते थे। एक वो जो 28 मई से पहले की थी, और दूसरी वो जो 28 मई के बाद की। ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल एरा है, प्रेजेंट पॉलिटिकल एरा कहता हूँ, सारा पाकिस्तान की तारीख नहीं कह रहा, प्रेजेंट पॉलिटिकल एरा है जो हमारे यहाँ 2016 से 17 से शुरू हुआ है। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान से लेकर आज तक जो भी सारी सूरत पैदा हुई है, और वो नाहल होना, ये इसका आना, इसका जाना, इसके जाने के बाद के हालात, फिर 9 मई, एक वो तारीख है जो 9 मई से पहले की, और दूसरी वो तारीख है जो 9 मई के बाद की। 9 मई के बाद की तारीख जो है, ये बिल्कुल ये बहुत से लोग जो जिस बारे हम कहा जाता है कि वो दबाव के तहत छोड़े हैं। कुछ लोगों से राब्ते मेरे हुए हैं, वो दबाव से ज्यादा एक ज़हनी अजियत में मुब्तला रहे एक काफी अरसे तक, कि पार्टी के अंदर जिस तरह का वो एक मॉडरेट वो दिल रवैया चाहते थे, उसको लीडरशिप अपना नहीं रही थी। इमरान का अपना मजाज है, गलत है या सही है, अपना मजाज है उसका। वो चाहते थे कि इस मुल्क में गोया इनकलाब लाएं, लेकिन जमहूरियत के रास्ते से। लेकिन जमहूरियत के रास्ते से इनकलाब बड़ी मुश्किल से आया करता है। वो कहते इलेक्शन करा लो, मैं आऊंगा, और मैं आऊंगा तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। ये दो इतनी कंट्राडिक्टरी बातें थी कि इनके साथ मिलने की वजह से बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन पार्टी में थे क्योंकि जानते थे पार्टी पॉपुलर है और उसी के वोटों से वो इलेक्ट होके आएंगे और उसी से आगे चलेंगे। और ये भी जानते थे कि पार्टी में सिर्फ इमरान की चलती है, ना शाह महमूद कुरैशी की चलती है, ना असद उमर की चलती है, ना परवेज खट्टर की चलती है, ना किसी अरे गहरे की और चाहती। फवाद चौधरी को छोड़ ही देना जी, उनको तो मैं किसी शुमार में गिनता ही न गिनना चाहिए किसी को। तो ये एक सूरत हाल थी जिसकी वजह से वो लोग दबाव में भी थे, उनके माली नुकसान का भी थे, बहुत से मामले ऐसे थे जो बड़े खतरनाक थे। और इस नतीजे के तौर पर वो उन्होंने जब देखा कि 9 मई का वाकया हो गया है, तो अगर किसी ने उनको ना भी कहा हो तो उनके अंदर इतना दबाव यकीनी तौर पर पैदा हुआ है। कुछ लोगों से जिनसे मेरी बातें हुई उनसे मैं करता हूँ तो उन्होंने छोड़ा पार्टी से जान छुड़ाओ, बल्कि सियासत से जान छुड़ाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये लोग सियासतदान नहीं थे। हम कहते हैं इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, एक तरफ तो पड़े हुए लोग, ये वो भी नहीं थे, ये वो लोग थे ये अपने ही गमलों में पड़े हुए थे, कारोबार कर रहे थे। अब मुसर्रत चीमा तर्जमान थी पार्टी की, जमशेद चीमा इतने इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनका कारोबार है बहुत बड़ा भाई, बड़ा बड़ा कारोबार है जो एट स्टेक है। अच्छा, छोटा मोटा कारोबार नहीं है, ऐसा कारोबार है जो एट स्टेक था। तो सब लोगों के और मसाइल भी थे। ये इमरान क्या नाम है, इस्माइल, वो बड़े आदमी है, लेकिन उन पर उन्होंने छोड़ते हुए कहा कि आपको खुदा हाफिज, पीटीआई आपको अल्लाह हाफिज वगैरह, यानी कि एहतराम के साथ भी जा रहे हैं। उनके अपने अंदर दबाव थे, वो पार्टी से बगावत नहीं करना चाहते थे, लेकिन पार्टी के साथ उसके उस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं थे। 9 मई के बाद खास तौर पर उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई थी, ये सूरत हाल पैदा हुई है। और अब साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, हमने देखा है कि एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जैसे बिलावल भुट्टो साहब को मैदान में ले, और फिर सीवी में भी उसकी सीवी मजबूत हो गई। इसी तरह अगर मरीम नवाज साहब की बात करें तो दोनों जो हैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनका हर एक अपनी दौड़ में है। तो ऐसे में इख्तिलाफ की खबरें भी आ रही, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग
नून के दरमियान, और खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी डटी है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में हो और इस नून लीग जारी के मामला थोड़ा सा डिले हो। इसको आप कैसे देखते हैं सर? क्या ये इत्तेहाद आपको बरकरार नजर आ रहा है? ये जो आप कह रहे हैं ये बात दुरुस्त हो सकती है, इससे दुरुस्त हो सकती है कि पीपल्स पार्टी का इंतखाब अब करा लो, कल करा लो, परसों करा लो। उन्होंने तो एक सूबे का इलेक्शन लड़ना है और बाकी सूबों में कुछ जोड़ तोड़ करनी है। बलूचिस्तान से वो सीटें ले लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर, वो केपी में ले लेंगे। पंजाब में वो चाहते हैं सौदर पंजाब कुछ करने के लिए। उनके लिए असल जो बुनियाद है वो सूबा सिंध है, वो उनके हाथ से नहीं जाएगा। उनको मसाइल नहीं है। नून को मसाइल हैं कि पंजाब की सूरत जो पैदा हो गई है उस सूरत में क्या वो जीत सकती है? मरियम नवाज बहुत अच्छी क्राउड पुलर है और बहुत एक डिसेंट अंदाज से उन्होंने लोगों को कहने की कोशिश की है, लेकिन उनके बयानिए में सवाए नवाज शरीफ के और सवाए अपने आप के, अब एक्सटेंड करती हैं तो शहबाज शरीफ हमजा शहबाज तक जाती है और कुछ है नहीं। और उनके जरिए वो इतनी ऑर्गेनाइजर नहीं है और क्या मुल्क चला सकती है नहीं चला सकती इसके बारे में लोग श्योर नहीं है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं। जो सबसे अच्छा आदमी था पार्टी में उनके अंदर शाद खान अब्बासी, सबसे अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, जो करीब था नवाज शरीफ के। क्या था उसने कहा कि मैंने पहले कह दिया था अगर मरियम आएंगी तो भाई मैं फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। ये पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं, इसकी कोई शक नहीं है। लेकिन आपके क्या ख्याल में है कि इलेक्शन का फैसला बिलावल ने करना है या मरियम ने करना है, या इवन क्या शहबाज शरीफ ने करना है, या इवन जरदारी ने करना है, या इवन नवाज शरीफ ने करना है? इलेक्शन का फैसला इस 9 मई के बाद मुल्क के हालात बदल गए। सर 9 मई के बाद की बात कर लेते हैं सर। इंटायरली पिक्चर एकदम से चेंज हो गई है ना। मतलब चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे पीटीआई के बारे में, ऑल्दो तो क्राइसिस में होने के बावजूद भी हम कहते थे नहीं इमरान खान के पास एक पावर है, वो है अवाम की पावर। वो एक कॉल देते हैं, लोग बाहर निकल आते हैं, उनका बयानिया इतना होता है कि वो अवाम के दिमागों में इंडल्ज कर देते हैं। और कल शायद उनकी पार्टी में से कोई कह रहा था, फिरदौस आशिक अवान कह रही थी कि उनका बयानिया ये होता था कि आप रिपीट पे लगा दें एक चीज़, इतनी बार कहो कि अवाम के दिमाग और दिल में वो सख्त हो जाए। तो सर अब पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? तमाम लोग जो पार्टी से चले गए हैं, अब तो बचा तो कोई भी नहीं इमरान खान के अलावा, तो व्हाट्स द फ्यूचर? इसमें कोई शक नहीं है कि वोट बैंक तो इमरान का है, इमरान आज भी पॉपुलर है। अच्छा। लेकिन ना इमरान को इलेक्शन में आने दिया जाएगा। आप इस बात को मेरी कोई जाती राय नहीं समझे। मैं एक जो इस वक्त रियलिटी है वो बयान कर रहा हूँ कि ना इमरान को इलेक्शन में आने दिया जाएगा और ना इमरान इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेकिन उसके नाम से जो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी वो एक ताकत रखेगी और उसकी मुखालफ में जो पार्टी बनेगी पीटीआई के अंदर से भी उनमें इलेक्टेबल होंगे या जो कुछ भी होंगे वो एक से ज्यादा बनेगी। यानी कि उनके लीडरशिप जो है जहांगीर तरीन भी रहना चाहते हैं और इमरान ने अपनी पार्टी के शाह महमूद कुरैशी को बादल नखास्ता दे दी है। वरना इमरान तो शाह महमूद कुरैशी के पार्टी में आने के हक में भी नहीं थे। मैं जाती बुनियाद पे कहता हूँ कि वो कहते थे कि अगर इसको पार्टी में लाना है तो नंबर 2 पोजीशन ना दो, उनको देनी पड़ी। और जो मुज़ाकरात किए थे शाह महमूद कुरैशी से वो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने किए थे, जो इनका क्लोजेस्ट आदमी था, इनका कजन था, लेकिन इनको कह के भेजा था कि इसको नंबर 2 पोजीशन न देना। हफीजुल्लाह ख़याम मजबूर हो गए और नंबर 2 पोजीशन दे दी, क्योंकि उसके बाद जवेद हाशमी को लाना था। एक अहम सवाल है, अगर आप देखें मीर साहब, जी मीर साहब अगर हम देखें, हमने प्रेसिडेंट को देखा है कि हमेशा जो भी बिल गया उन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन कल जो परसों बिल गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के रेवेन्यू जजमेंट के हवाले से जो बिल किया उसको बाकायदा उसने साइन भी किया और फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि आर्टिकल 184 के तहत मामला जो है कहीं ना कहीं सेटअप बन रहा है नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन के लिए। ऐसे में क्या लगता है सर, कुछ मामला पॉजिटिव जाएंगे दोनों के लिए? अच्छा देखिए, आरफ अलवी के बारे में मैं बात करते हुए इसलिए मोहतात हूँ कि मेरे ज़ाती दोस्त हैं, यानी इतने ज़ाती दोस्त हैं कि अब उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि मुझको प्रोजेक्ट करने वाला शख्स जो था वो सज्जाद मीर था, जिस पर हामिद मीर ने कहा कि वो इतने सीनियर है। तो ऐसा ये है कि आरफ अलवी से मेरी दोस्ती इतनी है कि जब ये और नजीब हारून पीटीआई में जान कहने वाले थे तो इन्होंने उन लोगों से मशवरे किए जिनमें से एक मैं भी शामिल था और मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, लेकिन जब से सदर हुए सिर्फ एक बार मिला हूँ, मैं अवॉइड करता रहा हूँ। वो भले आदमी है, सियासी आदमी है, काम करना चाहते हैं और सदर बनने से पहले, पीटीआई में आने से पहले वो कई इदारों के, कई तंजीमों के कमेटियों के मेंबर हुआ करते थे जिनमें मैं भी शामिल हुआ करता था। वो जमात इस्लामी की एक जो वो लोग थे जो गैर जमात इस्लामी में नहीं थे, उसकी एक कमेटी के मेंबर थे जिसमें ये भी शामिल थे, मैं भी शामिल था, सलाहुद्दीन साहब भी शामिल थे, बहुत से लोग शामिल थे। हम लोग कोशिश करते थे कि मुल्क में कोई तब्दीली आए, कोई इनकलाब। इनके वालिद कमाल के आदमी थे, शराब नोशी के खिलाफ उन्होंने जब तहरीक चलाई थी, दुकानें भी तोड़ी थी, तो आरफ अलवी साथ थे उनके।
ठीक है तो सजाद जो साहब, एक- थैंक यू सो मच फॉर द इंटरप्शन, लेकिन टाइम इतना थोड़ा सा महदूद था। लेकिन जो बातें आपने की बिल्कुल सच है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है सेकंड आवर इज फुल ऑफ लाइक इंस्पिरेशनल स्टोरीज प्लस सक्सेस स्टोरीज। लेकिन आपको पता है आज की जो स्टोरी है, जो मैंने अभी प्रोग्राम में थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की जो कोशिश की है और जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में इस चीज़ का हवाला दिया था, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप कोई पेशे से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हैं या वट एवर यू आर, लेकिन ऑल दो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं जो कि कोई और शौक भी रखते हैं लेकिन उसको अपना पेशा नहीं बना सके। लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो यहाँ शुरू होती है कि काम आप कोई भी करें, पेशा आपका कोई भी हो, जो आपका शौक है उसको बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी आप उसको परसू कर सकते हैं। डॉक्टर मैविश से मैंने आपकी मुलाकात करानी आज, जो बेसिकली फ़न ख़ताती की अगर आप बात करें, हैंड प्रिंटिंग की अगर आप बात करें, आजकल कस्टमाइज चीज़ों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। वो वॉलेट्स हों, वो आपके बैग्स हों, स्कार्फ हों, अबायाज हों, स्टॉलर्स हों, उस पर लिखा जाता है, हाथ से कुछ खूबसूरत सा प्रिंट किया जाता है से हैंड प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। तो क्या खूबसूरत से वो हफीज़ जलंधरी हो, फैज़ अहमद फैज़ हो, जो शेर व शायरी आपको पसंद है आप लिखवा लें। लेकिन ये शौक जो है वो कब से पूरा कर रही हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आजकल इस तरह की चीज़ें ट्रेंड में भी चल रही हैं। तो डॉक्टर मैविश जो है वो इस्लामाबाद में हरमीत के साथ मौजूद हैं। तो इस शौक के हवाले से हम उनसे बात कर लेते हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सोहा, वैसे ये ट्रेंड हमने बहुत ज़्यादा अब देख रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी भी जाहिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैविश की बात की जाए तो अब फिर दो चीज़ें, एक तरफ बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और इस तरफ भी आना, तो ये उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। ये वाला सीन थोड़ा सा डिफरेंट तो है भाई, एक तरफ डेंटिस्ट हैं आप, दांत निकालती हैं, दांत साज हैं आप, दूसरी जाने बड़े अच्छे भाई पोइट्री लिखती हैं आप, तो ये यहाँ से हटकर इस डिपार्टमेंट में कैसी हैं आप? देखिए, डेंटिस्ट्री वॉज माई पैशन। आई ऑलवेज वांटेड टू बी डेंटिस्ट। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम अ डेंटिस्ट। सो और आर्ट्स में ये था साथ साथ के मुझे हमेशा से रंगों से खेलने का बहुत शौक था। अल्फाज मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। सो इनिशियली इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर थोड़ा सा मेरे आई टुक अ करियर ब्रेक ड्यू टू फैमिली एंड एवरीथिंग। सो मुझे उसमें ये था कि मैं फारिग ना बैठूँ, आई नीड टू बी प्रोडक्टिव। आई थिंक एवरी पर्सन नीड्स टू बी प्रोडक्टिव। सो when I started to cover myself, तो थोड़ी सी ज़रा मुझे इन मार्केट चॉइसेस बहुत कम नज़र आई, जिस तरह कि मुझे कलर्स एंड फ्लेयर्स और यूनिक चीज़ें पसंद थी। सो आई स्टार्टेड टू जो मेरा एक शौक़ था आर्ट्स का और अल्फाज का, आई यूज़ दैट और उसको थोड़ा सा मैं पॉलिश करती गई। इट्स बीन अराउंड 12 years कि मैं ये काम कर रही हूँ। सो और फिर मैंने शायरी जो है, इनिशियली मैं अबायाज़ डिज़ाइन करती थी। शायरी मैंने अपने स्कार्फ्स पे और समटाइम्स ऑन माई अबायाज़ ऑल्सो, वो मैंने तकरीबन 5 साल हो गए आई एम डूइंग दैट। सो जो भी अल्फाज मुझे अट्रैक्ट करते हैं, जो भी शायरी जिसकी डेप्थ से मैं रिलेट कर सकती हूँ, आई लाइक दैट कि वो मैं अपने वट एवर द पीस ऑफ क्लोथिंग आई एम वेयरिंग, तो मैं उस पे ले आऊँ, वेदर इट्स हिजाब। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जो सवाल मेरा है सिंपल सा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो शॉल वगैरह, लेकिन आपने जो हिजाब कहते हैं इसको, स्कार्फ कह लें, स्कार्फ, ठीक है, जो स्कार्फ है, इस पर भी आपने शायरी लिखी है, तो इसकी तरफ आपकी क्या नजरिए कि भैया अगर ये हो सकता है तो ये कर लेते हैं थोड़ा सा? क्योंकि दैट आई वेयर माई सेल्फ एवरी डे, ये मेरा यूजुअल अटायर है। सो वही बात है कि जहाँ जो मैं खुद वेयर करती हूँ उस पर उस चीज़ को लाना और देखना, हाउ आर द रिजल्ट्स दैट आर, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी भी हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि यू आर डिज़ाइनिंग, यू आर वेयरिंग इट योरसेल्फ। सो इसलिए जो है ना मैंने वो स्कार्फ्स पे स्टार्ट किया और ये थोड़ा सा डॉक्टर मैविश भी लगा कि आपको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ये बताएगा, मैं चाहती हूँ इसके साथ आप इस चीज़ को भी एड्रेस करें कि ऑल तो पिछले 12 साल से आप ये काम कर रही हैं, पेशे से अगर वाबस्तगी की बात की जाए तो आप डॉक्टर हैं, बट ऑल दो जब आप अपना शौक इतना अच्छा क्लिक करना शुरू कर देना सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ब्रांड्स जो कि कपड़ों पे भी लिख के देते हैं, दुपट्टों पे भी लिख के देते हैं, स्कार्फ, दे हैव लाइक कस्टमाइज ऑर्डर्स। तो अब आपको जो फीडबैक मिल रहा है उसके बाद लाइक आप यू आर टेकिंग ऑर्डर्स एज वेल, और इसको आप एज अ लाइक प्रोफेशन भी लेके चल रही हैं साथ, या बस अभी तक शौक पूरा कर रही हैं?
नहीं, आई स्टार्टेड माई ब्रांड विद द नेम ऑफ अलवानुल हया 12 years बैक. डिज़ाइनिंग तो उसमें पहले कर रही थी, लेकिन आई मेड इट माई ब्रांड सोशल मीडिया पर ही, ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम. तो अलवानुल हया का मतलब है कलर्स ऑफ मॉडेस्टी. अच्छा. सो एंड आवर टैगलाइन इज कवर्ड, कल्चर्ड एंड कंटेंटेड. सो तब से मैंने जो है ना ये शुरू किया था. एंड स्टार्ट इसी तरह से किया था कि अपने लिए बनाती थी, बहन के लिए बनाती थी. लोग पूछते थे कि जी आपने कहाँ से सिलवाया है, कहाँ से बनाया है. सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो अब अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है. और मेरा थोड़ा सा काम इस तरह से यूनिक है कि कस्टमाइजेशन नॉर्मली डिजिटल प्रिंटिंग में नहीं होती. कस्टमाइजेशन हमेशा हाथ के काम में होती है. कलर्स कैन बी कस्टमाइज, जो उसके ऊपर पोइट्री लिखी हुई है, इट कैन बी कस्टमाइज. सो उस तरह से जो है ना आई स्टिल फील के माई वर्क इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन व्हाट्स अवेलेबल इन द मार्केट. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि रंग, अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ रंग हैं और बहुत सारे लोग उन रंगों को महसूस करते हैं, और यही खूबसूरती है दुनिया की, और आप उनमें शामिल हैं कि रंगों की दुनिया में आप बार बार जो बात करें कि मुझे रहना बड़ा अच्छा लगता है. अब आते हैं स्काफ की तरफ. अब ऑर्डर जो मिलते हैं, खासकर ख्वातीन की जानिब से मिलते होंगे आपको, तो किस किस्म की शायरी की बात की जाती है? नौजवान जो लड़कियां डिमांड करती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा एज वाली करती हैं, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा कि किस किस्म की डिमांड ज़्यादा आ जाती है. देखिए, कुछ इनकलाबी पसंद करते हैं, इनकलाबी शायरी, जैसे फैज़ अहमद फैज़ की है बोल के लब आज़ाद है तेरे. अच्छा. कुछ अल्लामा इकबाल की मोटिवेशनल, और कुछ रियलिटी से थोड़ा सा करीब अमजद इस्लाम अमजद की. तो इस तरह डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिमांड्स होती हैं. और शायरी आई थिंक किसी भी एज पर कोई भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, कोई भी अट्रैक्ट कर सकती है. सो जो भी, जिनको भी वर्ड्स की डेप्थ समझ आती है ना, मतलब लाइक यू नो, तो व्हाट आई फील इज़ कि एवरीवन हैज़ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज वर्ड्स. शायद मेरा वो कुछ और पर्सपेक्टिव हो, या उस वक्त मैं किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ जिसमें ये बात कर रही हूँ. सो कोई और अगर वही अल्फाज पढ़ेगा तो मे बी वो किसी और तरह से समझे. सो यही आई थिंक शायरी की जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि उसमें हर टाइम पर डिफरेंट जगह पर आपको उसके डिफरेंट पहलू नजर आएंगे. एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी द मोस्ट, कि जब मैंने ये काम किया था तो मैंने हर तरह की शायरी, हफीज़ जलंधरी, गालिब, फैज़ साहब, अहमद फराज साहब, फहमीदा रियाज, फमीन शाकिर, फ्यू और ये कुछ नाम हैं, इसके अलावा भी और कुछ लोग थे जो अपने खुद, आई डोंट डू पोइट्री माई सेल्फ. अच्छा. लेकिन कभी कभार कुछ लिख लेते, बट नॉट, नहीं, मैं आई राइट इन इंग्लिश मोस्टली. उर्दू में मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह से, लेकिन वो भी ये है कि इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट, आई फील कि आई एम नॉट रेडी टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. आपने आज जो स्काफ है इस पे भी वो शायरी लिखी है, तो मेरे ख्याल में कोई याद है आपको, कुछ सुना दे हमें थोड़ी बहुत. इस पे फैज़ अहमद फैज़ के 2-3 नज़में लिखी हुई हैं. एक जो मैंने इस पे प्रिंट की हुई है वो है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ़ रहे, ये मैं इसको एंड बता रही हूँ, आई डोंट रिमेंबर द होल पॉइंट. हम जीते जी मसरूफ़ रहे, ना इश्क किया ना काम किया, और आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया. And I feel that is my somehow, you know, sometimes I feel it as my own life story कि यानी काम से इश्क ज़रूरी है. बिल्कुल. या इश्क से काम कर लें फिर. ये अलग बात है. हमारे जो कैमरामैन है जुनेद, ये कहीं और ज्यादा इश्कियों में लगा होता है. सोहा, आप क्या सवाल करना चाह रही थी? डॉक्टर मेविश, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऑल्दो आप दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ लेके चल रही हैं, और इट्स नॉट एज इजी एज पार्ट, लाइक आपका प्रोफेशन जो है समथिंग लाइक वो भी बहुत रिक्वायर करता है कि बहुत टाइम चाहिए. बट ऑल्दो अगर आप हैंड प्रिंटिंग की बात करें तो अगर आप प्रिंटिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो आपको पता है यू कैन लाइक आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें न्यू ट्रेंड के तौर पर मुतारिफ करा सकते हो. अगर आप सोशल मीडिया पे हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब वहाँ पर जो ख़वातीन है वो ज़्यादा अब किस चीज़ को पसंद करती हैं? बिकॉज आजकल तो ख़वातीन की डिमांड ये होती है कि ऑब्वियसली हमारे कपड़े सबसे मुनफरिद होने चाहिए. तो बाज़ुकत शर्ट्स पे भी, बाज़ुकत लाइक टी शर्ट्स पे भी, और बाज़ुकत ब्लेजर्स पे भी. तो क्या चीज़ आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है? देखिए, मार्केट में बेसिकली यूनिकनेस है ना. आपको जिस चीज़ में भी वो यूनिक एस्पेक्ट आप डाल दें, पीपल लाइक दैट. सम पीपल दे आर नॉट, बहुत ज़्यादा वो क्लोथिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते. They're more towards, you know, lifestyle products. So I designed cushions also. I designed table mats also. So वही अल्फाज अगर आप अपने घर में सजे हुए देखेंगे
तो इट ऑल्सो कैन बी अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अभी ब्रेक से पहले जो है, यानी शो शुरू से पहले से डॉक्टर साहब कह रही थी हरमीत मुझे जाना है, मुझे जल्दी है। डॉक्टर साहब, इन सारी चीज़ को एक तरफ अगर मैं डेंटिस्ट जो होता है उसका बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक पेशेंट पे टाइम जो है घंटा 2 भी लग जाता है, इन सारी चीज़ों को अब बच्चे भी हैं, उनको भी स्कूल से लाना है, ड्रॉप करना है, उनका भी ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती है? देखिए, मैं आई वर्क इन मेडिकल कॉलेज, तो मेरे टाइमिंग्स मॉर्निंग के हैं, फिर आई एम फैकल्टी। सो बच्चे अल्लाह का शुक्र है नाउ एट द स्टेज के थोड़े से वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हैं, बट यही बात है कि 5 days in a week आई एम doctor, I am facilitator or teacher for the students, and 2 days I pursue my shock and motherhood, तो it's 24/7, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा डॉक्टर महेश, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें स्पेसिफिकली, ऑब्वियसली यू टुक अ ब्रेक एट दैट टाइम, जब आपको लगा कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, ये शुरू करना चाहिए, और ये वाहिद ऐसी चीज़ है यू कैन स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम। तो कोविड के बाद भी या ख़वातीन को अब भी इस चीज़ पे कन्विंस करना कि ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, प्लस आपको पता है कि बाज़ औक़ात लोगों ने अपने शौक ख़त्म कर दिए हैं बिकॉज देयर पेरेंट्स वांट्स देम टू डू समथिंग एल्स, ऐसा बहुत होता है। तो इस हवाले से अगर पेरेंट्स को स्पेसिफिकली या ख़वातीन को एड्रेस करके आप कोई पैगाम दें कि भी ऐसा भी होना चाहिए, आप काम करें जो आपके अम्मा अब्बा चाहते हैं, ऑल्दो या कोई और चाहते हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन अपने काम को या शौक को ज़िंदगी में कभी भी परस्यू किया जाता है एज यू परस्यूड इट। देखिए, जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो इसके भी ना वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ डिफरेंट, इट्स अ मल्टी फैसेटेड थिंग। सो मेरा ख्याल है कि आप अगर ख़वातीन को इफ़ यू एम्पावर देम फ्रॉम हेयर, सो दैट इज़ जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यू कैन गेट दैट, क्योंकि पाकिस्तान की आई थिंक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 50%, लिटिल मोर देन दैट मे बी, इज़ ख़वातीन। सो आप अगर उनको एम्पावर नहीं करेंगे, आप उनको इनकरेज नहीं करेंगे, तो हम जिस तरक्की की राहों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें फिर हमारी ये कोशिश ही रहेगी। वी हैव टू वॉक ऑन दैट एंड वी हैव टू रीच द जो हमारा एक विजन है पाकिस्तान को देखने का। सो उसमें वी एज वुमेन वी नीड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑफ नॉट ऑफ मेन, ऑफ बीइंग वुमेन, एंड आई थिंक कि एक शौक रखना, एक क्रिएटिविटी, एक प्रोडक्टिविटी, ये हर इंसान के अंदर होता है और ख़वातीन को एक्सप्रेस करने देना चाहिए बिल्कुल, और उसको बिल्कुल सपोर्ट करें तो दे वुड ऑलवेज बी उनका एक हमेशा आप हेल्पफुल एटीट्यूड ही आएगा। in today's financial economical जो हमारा स्टेट है उसमें भी of course it's going to be helpful। बच्चों को बड़ा करने में the more productive the mother is, the better आपकी जो अगली जनरेशन है in the terms of their creativity, their productivity, क्योंकि उनके सामने रोल मॉडल्स होंगे। So we need role models, we need good, productive, creative रोल मॉडल्स। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अब जिस तरह सोहा ने आपसे सवाल किया था कि सोशल मीडिया के थ्रू अब हम देखते हैं कि इंस्टा के थ्रू या दीगर प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो मार्केटिंग करते हैं, और आपका ब्रांड जो है वो भी काफ़ी अरसे से मैदान में है। तो ऐसे में अगर मैं बाहर दुनिया की बात करूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करूँ, खासकर जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट होती है पाकिस्तानी कपड़े में, पाकिस्तानी जो कमीज शलवार है, या चीज़ें ऑर्डर भी करती हैं। तो क्या इस हवाले से कि बाहर से कोई रिस्पांस अगर आया है तो किस किस्म का रिस्पांस आया? टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर बाहर ही, यूके और यूएस, फ्यू इन सऊदी अरब काफ़ी हैं, और उनको भी यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, और वो वहाँ जाके मेरा ख्याल है आपको शायद पाकिस्तान की और उर्दू लैंग्वेज की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होती है, शायद दे मिस दैट कल्चर। सो उनको वो उर्दू के अल्फाज देख कर दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड एंड दे वेरी मच अप्रिशिएट माई वर्क, और काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इशू आई थिंक जो मुझे इंटरनेशनली भेजने का वो होता है कि एक्सपोर्टिंग देम, या फिर द कोरियर चार्जेस दे आर वेरी मच। सो उस पर आई ऑलवेज फील कि देयर शुड बी कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए होम बेस्ड बिजनेसेस के लिए, जो आपके छोटे काम हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, कि उसमें उनको थोड़ा सा केटर करना चाहिए टू ऑफर देम फैसिलिटी, जिससे वो इजीली अपनी चीज़ें जो है ना बाहर तक पहुंचा सकें।
Alright. बाहर मार्केट में बहुत इसकी मांग space है, है जी बिल्कुल That sounds really good. Dr. Mehwish, thank you so much for being Ahmad and best of luck from our side. क्योंकि मुझे लगता है कि वो तमाम ख़वातीन जो ये सेगमेंट देख रही हैं उनको अपने आप को इसके बाद कन्विंस कर लेना चाहिए कि ऑल्दो अगर आपके पास बहुत सारी बंदिशें हैं, आपको पता है ऑल्दो रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और सम टाइम आपकी मजबूरियाँ भी होती हैं, यू नीड टू स्टे एट होम, लेकिन अपने शौक को घर बैठ कर भी पूरा किया जा सकता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हेयर. यहाँ से शुरू होगा तो हर चीज़ हो जाएगी. हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक है, वापस आएंगे. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग पब्लिक. Welcome back after the break. So we are just going to talk about very sensitive topic जिसको लगता है कि हमने इतना कॉमन ले लिया है या यूँ कहें कि हमारी ज़िंदगी में इसको लेके एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें लगता है कि ऐसे है तो है, टीवी देखना है तो देखना है, आईपैड यूज़ करना है तो करना है, बच्चों ने अगर स्क्रीन टाइम इतना है तो है, और हम क्या करें. पेरेंट्स के पास लॉजिकल रीज़न है इस हवाले से कि बच्चा अब नहीं मानता बात, बच्चे ने मोबाइल भी पकड़ना है, टैब भी पकड़ना है, और अगर कुछ नहीं तो टीवी तो बैठ के देखना ही है, और टीवी के बहुत करीब होकर बैठ के देखना है. पहले हम अगर ग्लासेस की बात करें या आईसाइट की बात करें तो एक स्पेसिफिक उम्र के बाद आपकी आईसाइट ख़राब होना शुरू होती है. छोटे छोटे बच्चों को इतने हैवी और मोटे चश्मे के साथ जब मैं आज देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि जवानी में उसके बाद बुढ़ापे में तो फिर आंखें कहाँ ही जाएंगी आपकी. लेकिन स्क्रीन टाइम आपकी आंखों को कितना डैमेज करती है चाइल्डहुड में ही. इस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ घरों में ना एक अलार्म लगा लें कि ये अलार्मिंग सिचुएशन आप लोग के लिए, लेकिन हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि इज़ अ न्यू कॉमन, इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ डेज, आपके घरों में भी और हर जगह पे भी. डॉक्टर अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनको आज के प्रोग्राम में इसीलिए कि हम इस पर डिटेल में बात करें. सो डॉक्टर अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू. सर, इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ शुरू में ये बता दें कि स्क्रीन टाइम मैक्सिमम हम रोक नहीं सकते, और हमारे कहने पे रुकना भी किसी ने नहीं है. बच्चे अपने माँ बाप कहने पे नहीं आजकल रुकते. स्क्रीन टाइम तो करना ही करना है, हमने भी करना है, हम भी करते हैं. रात को सोते सोते बाजू का फ़ोन मुंह पे गिरता है तो हम सोते हैं. स्क्रीन टाइम एक दिन में ह्यूमन बीइंग हो, बच्चा हो बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप को हो, कितना होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इट इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. सारा दिन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, और बच्चे आजकल हमारे नए पेशेंट्स हैं. नए पेशेंट्स इन द सेंस के पहले हम बहुत कम बच्चों को देखा करते थे, अब हमारा बच्चों को देखते हैं. अब हमारा ओपीडी डेली जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो बच्चों के ऊपर होता है. और मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग कंप्लेंट्स इन देयर विजन. स्कूल से कंप्लेन आ रही है, घर में उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और अगर इतनी छोटी एज में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं, most of the time it is linked and related with the excessive use of tablets और जो स्क्रीन है आपकी मोबाइल्स. और यहाँ मैं थोड़ी सी एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो ह्यूमन आई है, इंसानी आँख जो है, इसकी जो ओवर द मतलब जो एवोल्यूशन हुई है ये मोस्टली दूर के कामों के लिए हुई थी, लेकिन सडनली जो साइंस ने शिफ्ट लिया है और हमारी डेली एक्टिविटीज़ यकदम से नज़दीक पे शिफ्ट हुई हैं. और अगर आप देखें तो पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि हमारे नज़दीक के और इंडोर एक्टिविटीज़ यकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी आँख जो कि एक्चुअली नज़दीक के इतने ज़्यादा स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उस पर यकदम से बहुत ज़्यादा बोझ आ गया. और ये बोझ उस ग्रोइंग एज में भी शिफ्ट हो चुका है जो बच्चों की है. बड़ों में इसके असरात डिफरेंट हैं, बच्चों में डिफरेंट हैं. बड़े जो हैं उनके अंदर थकावट के आसार, आँख के मसल्स जो हैं उनमें स्ट्रेन की अलामात वो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बच्चों के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, ख़तरनाक इस सेंस में है कि ना सिर्फ ये कि ये अलामात तो होती हैं, लेकिन जो आँख की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है. और इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के अलावा जो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो ग्लासेस का लगना, टेढ़ेपन का आ जाना, ये दो ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हैं अपने तमाम उन पेशेंट्स में जो रोज़ हमारे पास आते हैं. कनेक्ट कर लें, फिर आपके अगर आईसाइट डिस्टर्ब होती है तो आपके सर में दर्द होते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं, आपका फोकस नहीं हो पाता, बिकॉज बच्चा मुसलसल ये शिकायत करता है कि सर में बहुत दर्द है. हालांकि इट्स कनेक्टेड टू द लाइक आपकी आंखें कनेक्ट होती हैं, फिर आपको अगर पूरे मुंह की बात करें, कान भी कनेक्ट है, नाक भी कनेक्ट है, आपका मुंह भी कनेक्ट है. तो ये चीज़ें कितना और दूसरी बीमारियों को लेकर आती है, इस हवाले से भी बताइए. देखिए, इसके बारे में तो अब बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च पेपर्स जो है वो अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी नई चीज़ है जो पिछले कुछ सालों के अंदर ज़्यादा कॉमन हो गया. और जितनी भी रिसर्च है वो ये बताती है कि इसका ताल्लुक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी है बच्चों के, और बल्कि न्यूरोलॉजिकल से ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम उसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आपकी जो मेंटल स्टेट, और अभी अगरचे
ये ऑफ टॉपिक हो जाएगी बात, लेकिन आप देखें कि बच्चों में ऑटिज्म का आपने अब बहुत ज़्यादा वर्ड सुनना शुरू कर दिया होगा, पहले पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑटिस्टिक बच्चे और फिर उनके अंदर जो मेंटल ग्रोथ है और बच्चों की स्पीच थेरेपीज़ आपने आज सुना होगा बहुत कॉमन हो गई हैं। और इसके अलावा इसी स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम वापस अपने टॉपिक पे यानी ग्लासेस या ऐनक पे आएँ, तो बच्चों के अंदर जो ग्लासेस लगने की शरह है, बच्चों के अंदर जो रिफ्रैक्टिव एरर्स या उनकी आंखों के अंदर जो ग्लासेस का नंबर है उसकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई और टेढ़ापन उसी के साथ फिर पैदा होता है। आंखों के अंदर भैंगापन, टेढ़ापन, स्क्विंट, ये कॉमन टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इनके लिए। ये बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 2 चीज़ें मैं यहाँ मेंशन कर दूँ। एक चीज़ तो ये है कि 2 साल से पहले स्क्रीन का एक्सपोजर WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक मना है। ठीक है। और ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ 6 महीने नहीं गुजरते बल्कि 3 महीने भी नहीं गुजरते तो बच्चा आवाज़ें पहचानना शुरू कर देता है और फोन उसको माँ के अलावा मोबाइल ही नजर आता है। एग्जैक्टली। जी हरमीत, हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आप बात कर रहे हैं वाकई में ऐसा दुरुस्त है कि अगर हम देखें बच्चों को तो आज वो मोबाइल के बगैर, और फिर माँ बाप भी अगर बच्चा मुंह खोले तो उसको चुप कराने के लिए पहले तो छतरोल की जाती थी, अब बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, अब ये चीज़ तो है पाजी, ये चीज़ है और बच्चों को इससे दूर करना, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो काम करते हैं वो भी मजबूर हैं। क्या किया जा सकता है? क्या वही पुरानी जो स्क्रीन थी, टेलीविज़न की स्क्रीन पर जब हम देखते थे नन्हे मुन्ने कार्टून, तो क्या वो सिलसिला दुरुस्त है? मोबाइल से उसी पर लाना होगा बच्चों को, क्योंकि छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है बच्चों का। जी बिल्कुल, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या प्रॉब्लम तो है, हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, आगे क्या करना है? सबसे जो पहली चीज़ है वो चीज़ यहीं से शुरू होती है जहाँ बैठे हैं, वो है अवेयरनेस। क्योंकि पहली चीज़ बताना ये ज़रूरी है कि ये बिल्कुल एज सच एक ये डिवाइस नहीं है जो आपने बच्चे को दे दी और किसी और खिलौने की तरह ही उससे खेल रहा है, ऐसे नहीं है। तो ये एक तो पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए पेरेंट्स को, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसका जो टाइम है एटलीस्ट उसको आप लिमिट करें। एक अनलिमिटेड चीज़, और दुनिया में ये तो नेचर का असूल है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बहुतात के अंदर है उसके असरात अच्छे नहीं होते हैं, चाहे वो सेहत हो या कोई सी भी चीज़ हो दुनिया के अंदर। तो इसका जो अनलिमिटेड एक्सपोजर है वो किसी भी लिहाज से, चाहे वो इवन बड़े लोग ही क्यों नहीं है, बच्चों में तो है ही है, बड़ों में भी अच्छा नहीं है, तो उसके असरात ज़रूर आते हैं। उस टाइम को लिमिट करें, डिवाइड करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दे दें, उसके बाद उसको डिसएंगेज करें और किसी और एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। मेन चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर को लिमिट करना है, उसको विद इन कंट्रोल रखना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि किसका आसान हल जो हम अपने पेरेंट्स को जो अक्सर आके ये शिकायत करते हैं कि बच्चे स्क्रीन से तवज्जो नहीं हटाते हैं, तो उसका हल है जो आपकी LCDs या LEDs हैं, ये एक बहुत अच्छा हल है। अब तो आपको पता है कि नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड्रॉयड स्क्रीन वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, तो वही चीज़ जो आप उसको बच्चे को हाथ में दे रहे हैं, अगरचे बच्चा कंट्रोल अपने हाथ में होने की वजह से ज़्यादा उस चीज़ की तरफ मुतवज्जो होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि उसी चीज़ को आप स्ट्रीम करें, स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएं और बच्चे को ज़्यादा। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जो आप बारहा बात कर रहे हैं, हम देखते थे एक वक्त होता था कि लोग सुबह की तरफ उठते थे, अभी बहुत सारे कम लोग उठते हैं लेकिन तादाद कम हो गई। जिस तरह सोहा ने शो में बताया, फरमाया कि भाई अब 12 बजे हमारी सुबह होती है, सुबह ग्रीनरी को देखना, बहुत सारी चीज़ें जो थी, ठंडी ठार साफ़ सुथरी हवाएं, लेकिन अब ये सिलसिला कम होता चला जा रहा है। इसमें खुराक का कितना अमल दखल है? और फिर जिस तरह इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता था कि भाई आप ग्रीनरी को ज़्यादा देखें, आप थोड़े से सुबह सवेरे उठें, नज़ारों को देखें। देखें, इसमें मैं ये बात यहाँ इस प्लेटफॉर्म के वसातत से आपको बता दूँ और ये चीज़ लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह तमाम बीमारियां, अब आपने सुना था हार्ट के पेशेंट हमारे मतलब पहले कई सालों में बूढ़े लोगों को या बड़े लोगों को समझा जाता कि उनको डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, हॉस्पिटल एडमिट हो गए। अब ऐसा नहीं रहा है। एवरेज एज हार्ट कंडीशंस की और सिमिलरली आँखों की बीमारियों की और हर बीमारी की तेज़ी से यंग एज की तरफ आ रही है। और हमारे पास डेली बेसिस पे कल जो मैंने सर्जरीज़ की उसमें 4-5 बच्चे थे जिनको सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो एज है तेज़ी से यंग एज की तरफ आ रही। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ इस हद तक नहीं है कि हम मोबाइल या स्क्रीन की तरफ हो गए हैं, बल्कि आप उसको देखें कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो है हमारी डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स में अगर आप देखें तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारी एक मेजर कंटेंट है डाइट का, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है बेइंतहा ख़राब हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर वो जिसम में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा करती हैं जिसकी वजह से बेतहाशा बीमारियाँ पैदा होती हैं, ना सिर्फ आँखों की बल्कि जिगर की, गुर्दों की, हार्ट की। इस वजह से जो आपके जो सब्जियां हैं वो हमारी फूड से, डाइट से आउट होती जा रही हैं। जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो लेस कुक्ड फूड्स होती हैं वो हमारी सैलड्स वगैरह हो गई हैं। इसके अलावा फ्रूट्स अगर आप देख लें, बच्चे तो खाना पसंद ही नहीं करते, वो तो सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर हम इस स्टेज पे नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होने वाला है। यकदम से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारे सामने आएंगी। इसीलिए प्रोग्राम के आगाज़ में, इस सेगमेंट के आगाज़ में मैंने कहा था कि अपने घर में ना एक अलार्म लगा लें। अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हमें समझ नहीं आ रही कि आने वाले कुछ सालों में कितना भारी नुकसान हमें इसका उठाना पड़ेगा। और दो ये तो सारी हमारी कोताहियाँ हैं डाइट को लेके, स्क्रीन टाइम को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम जेनेटिकली भी होती हैं। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो चीज़ जीन्स में आपके ट्रांसफ़र हो रही है, मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पैदाइश के बाद से उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब है और पैदाइश इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। तो अब अगर हम उसको बात करें तो किस तरह से उसको एड्रेस किया जा सकता है? अगर आईसाइट बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों की, तो ऑब्वियसली हमारे घर में तो अम्मा अब्बा कुछ बादाम का कुछ बनाते होते थे, कुछ चनों का बनाकर हमें देते होते थे बचपन में कि आप सब ये खाओ, इससे आंखें ठीक रहती हैं। देसी एतबार से अगर बात की जाए या फिर अगर मेडिकल की फील्ड को देखा जाए तो किस तरह से आईसाइट को बढ़ता हुआ रोका जा सकता है? अगर टाइमली पता चल जाए कि बच्चे की आंखें ख़राब होने की तरफ जा रही हैं तो एटलीस्ट अगर कम नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती, तो रुक तो सकती हैं। देखिए, इसमें ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी डिजीज़ एक सेट ग्रुप आता है किसी भी डिजीज़ का, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंटेबल होती हैं, जो रोकी जा सकती हैं। जो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है मोबाइल का यूज़ पर, एक प्रिवेंटेबल चीज़ है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली प्रिवेंटेबल में तो नहीं आते हैं, वो तो कुदरत की तरफ से बच्चे के अंदर आ गई। अब नेक्स्ट ये है कि उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो WHO या इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि एक बच्चे का जो मुआयना है वो पैदाइश के एंड टाइम पे होना चाहिए। यहाँ ये चीज़ मैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंशन कर दूं कि इस चीज़ का ट्रेंड बहुत कम है हमारे यहाँ। जितनी भी हॉस्पिटल्स के अंदर, इवन छोटे हॉस्पिटल्स गांव देहात में बच्चों की पैदाइश होती है तो वहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि जो आंखों का मुआयना, हाँ प्रॉपर चेकअप ये ज़रूरी है। आपकी कई बीमारियाँ उस स्टेज के ऊपर पकड़ी जाती हैं, करते ना कि आंखों का मुआयना कराया जाए। फिर सेकंड जो उसमें स्टेप होता है वो था स्कूल गोइंग एज। 3 इयर्स पे, 4 इयर्स पे, 5 इयर्स पे डिपेंड करता है जिस एज पे बच्चा स्कूल में जा रहा है। तो उस स्टेज के ऊपर आंख का मुआयना स्कूलों को चाहिए कि मैंडेटरी करें। आपके एडमिशन के टाइम पे पूछा जाना चाहिए कि क्या बच्चे की आंख का मुआयना हो चुका है। अगर ये हो जाए तो यकीन कीजिए इसमें से आपके 50 to 60% बच्चे उसी स्टेज के ऊपर स्क्रीन हो जाएंगे। टाइमली ग्लासेस प्रेस्क्रिप्शन, लोगों को तो हमारे पास पेशेंट आते हैं 10-10, 12-12 साल से पता ही नहीं होता कि इनकी ऐनक 8 नंबर 10 नंबर पे गई हुई और पेरेंट्स को पता नहीं होता। इसलिए पता नहीं होता कि जाहिर है बच्चे के लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है और उसे भी नहीं पता होता कि उसकी नज़र कमज़ोर है अनटिल अनलेस उसकी कोई अलामात पैदा हो। स्कूल की डॉक्टर साहब एक मैंने सवाल आपसे, डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, अगर हम देखें ज़्यादातर जो लोग स्क्रीन पर बैठे होते हैं, ख्याल होता है, कोशिश होती है कि भाई चश्मा लगाने से बच जाए। तो अब लेज़र की तरफ अगर हम आते हैं तो क्या ये ट्रीटमेंट आप समझते हैं कि फ्यूचर में यही ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा भी होगा और कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे भी हैं? इस पर आप क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन एक जो इट्स अ कॉमन सेइंग, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही उस चीज़ से अपने आप को बचा लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वंस इट इज़ देयर तो देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट। और इसमें चंद चीज़ें जो है वो मैं मेंशन कर दूं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। वो ये है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर लेज़र जो है उसके वो हर एक के लिए उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है जिस तरीके से हम समझते हैं कि लेज़र होगी और ऐनक उतर जाएगी। उसका एक सेट क्राइटेरिया है, अगर पेशेंट उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता हो तो
देन यस डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, जिसके अंदर ग्लासेस जो है उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से पहले नहीं। एक जो इसी कट ऑफ लाइन है वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद हम इस प्रोसीजर या इस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। और वी हैव डन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट जिसमें ग्लासेस रिमूवल हमने किया। ख़ास तौर पे इसका फ़ायदा उन लोगों को बहुत ज़्यादा है जिनकी ग्लासेस बहुत हैवी होती हैं, जब 7, 8, 9, 10 और प्लस इवन 20 या 25 तक भी हमने पेशेंट्स देखे हैं जिनका ग्लासेस का नंबर होता है। तो डेफिनेटली उस केस के अंदर लेज़र या लेंस इम्प्लांटेशन जो है, लेंस के ज़रिए इस नंबर को ख़त्म किया जा सकता है और उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये अब बहुत एडवांस्ड और अच्छे लेवल के ऊपर ये ट्रीटमेंट है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम या ना होने के बराबर हैं। ऑलराइट डॉक्टर असलान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारी कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल कर सकें, और सवाल करने का मकसद ये था कि पेरेंट्स को इस हवाले से अवेयर किया जा सके कि हम परहेज़ की बात भी कर रहे हैं, इलाज मुआवजे की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अवेयर करना कि किस एज में बच्चों की आंखों को चेक कराना, वो पैदाइश के बाद हो, फौरी बाद हो, या अगर आप स्कूल गोइंग एज की बात करें, या किसी भी वक्त अगर आपको लग रहा है तो ये मसला एड्रेसेबल है। अनटिल और अनलेस आपको इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने किस वक्त अपने बच्चे का आइज़ का चेकअप लाजमी करवाना है। तो भाई आप लाइट मत लें, जान है तो जहान, और जान जो है वो इन तमाम चीज़ों से जिसका ख्याल आपको रखना है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमने लेके जाना है आपको डायरेक्टली सवात, और सवात से जब भी कोई रिपोर्ट आती है, कोई खबर आती है, तो हम इस बारे में सोचते हैं कि पहले हरमीत पाजी से पूछ लेते हैं कि उन्होंने ये स्कूल विज़िट किया है, ये बाज़ार विज़िट किया है, ये पिकनिक पॉइंट विज़िट किया है। लेकिन आज एक स्कूल की रिपोर्ट आपसे शेयर करनी है जहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, बल्कि आप एक आर्ट एग्जीबिशन था। उसमें आर्ट हो, साइंस हो, हमारे सकाफ़त हो, सारे रंग नजर आए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने क्या किया, पूरे रिपोर्ट में जो हमने देखी है अभी आपको भी दिखाते हैं। हरमीत पाजी, उन्होंने ना तमाम जो हमारी अहम शख्सियात है, वो लामा इकबाल हो, कायदे आज़म हो, उनकी शक्ल के बच्चे ढूंढे हैं और फिर उनको उनका गेटअप पहना के बाकायदा उनको वेलकम पॉइंट पे खड़ा किया है कि देखिए आप मुशाबत रखती हैं सारी शक्लें हमारे लीडर से। तो बेसिकली रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सी है। आप देखकर वापस आए, फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। सवात में सरकारी स्कूल के बच्चों ने हद कर दिया। स्कूल मेला में हाथों से बनाए गए साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ मॉडल पेश किए। किसी ने दीनी, इस्लामी और तारीखी कुतुब का स्टॉल लगाया तो किसी ने पुराने जमाने के सामान को इकट्ठा करके मेले की जीनत बनाई। तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ हमारा स्कूल है और उनको फॉलो करते हुए इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करे तो हमारी जो मौजूदा नस्ल है इनकी तवज्जो इस साइड भी जाएगी, पॉजिटिव कामों में चले जाएगी, ये मुल्क भी उठेगा, आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगी। हम अपने असातिज़े कराम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका दिया। स्कूल टीचर ने ऐसे स्टूडेंट को तलाश किया जिसकी शक्ल सूरत बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, शहीद वतन मेजर अजीज भट्टी शहीद, कौमी शायर अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान से मिलती थी। इस्तकबालिया पर मौजूद इन बच्चों को देखकर मेहमान भी हैरान हुए। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इन बच्चों की खुफिया सलाहियतों को तलाश करना था, उन्हें पॉलिश करना था और दुनिया को दिखाना था कि हमारी इन बच्चों में कितनी पोटेंशियल मौजूद है। इसके साथ साथ हमारा ये भी मकसद था कि हमारा जो तहज़ीबी और सकाफ़ती विरसा है उसको हम नई नस्ल तक उसको पहुँचा सके, उसको उन्हें अपने तारीख़ी विरसे से रोशनास करा सके। स्कूल मेले में रिवायती कानों के लिए एक लंबी मेज़ पर किस्म किस्म काने रखे गए थे, लेकिन पुश्तून सकाफत की हुजरा प्रोग्राम सब पे बारी रहा और स्कूल बच्चों ने रब्बाब मंगी के नामों से मेले को चर्चान लगाया। हमारे इस बच्चों में बहुत से खुफिया सलाहियतें मौजूद है, अगर इन्हें तक दिखाने का मौका दिया जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे किसी से कम नहीं। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़ सवार। देखा मैंने आपसे कहा था ना, इस्तकबालिया मतलब वेलकम नोट पे जब ये बच्चे खड़े हो तो उम्मीद मुझे लगता है इस तरह के स्कूल की एक्टिविटीज़ जो है ना, मतलब जान होती है इस तरह की एक्टिविटीज़। बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं और आप देखिए कि अगर वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है सोहा, एक ऐसा वक्त सवात पे गुजरा है जो बहुत बुरा वक्त था। और मेरे ख्याल में एजुकेशन के हवाले से बच्चों में खौफ होता था और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल था कि बड़े स्कूल जो है वो बंद किए गए थे, और ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ सवात नहीं बस बल्कि आसपास जितने भी इलाके थे वहाँ तक ये मामला चल रहा था। लेकिन अचानक फिर हम देख रहे हैं कि बच्चे दोबारा एक्टिव होना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ आना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारे कैरेक्टर मुझे ना ये जिना साहब और इनके लगे, अल्लामा इकबाल के, कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वेलकम किया लोगों को। और कराकुरी
कायद आज़म साहब की, वो भी उसने जो है पहनी थी और वो भी हमें नज़र आ रही थी। लेकिन बहरहाल इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बच्चे जिस किस्म से टैलेंट जो है इसी तरह कोशिश होनी चाहिए कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, और फिर माजी में आपको याद होगा कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एक्टिविटीज़ होती थी और फिर कंपटीशन होता था डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, और फिर आगे जाके डिवीज़न और डिवीज़न से आगे जाके सूबे, और सूबों का टकराव होता था और फिर वहाँ से कोई हीरो जो निकलता था, कोई बच्चा, तो उसको जाके जो है कौमी सतह पर उसको मौका मिलता था। तो मेरे ख्याल में ये एक्टिविटीज़ जितनी भी है, इसको जितना भी परवान चढ़ाए, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अच्छा पैकेज है समद भाई का। और समद भाई आपको पता है हमेशा बड़ा अच्छा पैकेज बनाते हैं, हमेशा अब्दुल समद की काफ़ी तारीफ हम अपने शो में करते हुए, बिकॉज वो जो कलर्स लेकर आते हैं वो इस सकाफत का हिस्सा तो है ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे और पैगामात भी देते हैं इस हवाले से कि इस तरह के स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें हमारे टाइम वाला काम जो है और हमारे टाइम वाली एक्टिविटीज़ रिकॉल करा देते हैं। लेकिन ये इस तरह के रंग दिखाना, खासतौर पर सवात के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो टेररिज्म से टूरिज़म का सफ़र हमने तय किया है वो बड़ा ही मुश्किल था। अब अगर सियाहत की बात की जाए, इस तरह के स्कूल की एग्जीबिशंस की बात की जाए, तो आपको जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको, जो आजकल का हेक्टिक महंगाई की अगर हम बात करें, माज सूरत हाल की बात करें, तो इन मसलों से निकाल कर आपको थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। इसके अलावा आपका फीडबैक हमें तो ऑन एंड ऑफ मिलता रहता है, लेकिन उसके अलावा इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग इन द शो यू कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें, ध्यान रखें, जिसको आपकी ज़रूरत है उसकी मदद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।